ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ ग्रेड 12। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो ये +2 का पहला चैप्टर है। इकट्ठे नहीं नोट करो, तो मैं थोड़ा टाइम दूंगा, आप पहले समझो उसके बाद नोट कर देना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज पार्टिकल के बारे में। हर पार्टिकल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है मास। जब हम किसी पार्टिकल को बोलते हैं तो इट मींस उसका मास होता है। बट ये देखा गया है कि कुछ मास पार्टिकल्स के पास एडिशन टू मास एक और प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। ठीक है, तो कुछ मास पार्टिकल्स आल्सो हैज वन मोर प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। अब जो बेसिक चार्ज पार्टिकल है, बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, जो मतलब एक तरह से सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल हो सकता है, उनके नाम हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इनकी इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितनी वैल्यू का चार्ज होता है वो इतनी वैल्यू का चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे भी सेम ही वैल्यू का चार्ज होता है, बस पॉजिटिव वैल्यू का। तो दोनों चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसका यूनिट है। और प्रोटॉन पे भी सेम वैल्यू का चार्ज है, बट वो पॉजिटिव है। ये चार्ज पार्टिकल के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई। अब क्या होता है कि मान लो हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंस है, एक सिल्क क्लॉथ है और एक ग्लास रोड है। अब स्टार्टिंग में मान लेते हैं, हम एक सिंपल वैल्यू ले लेते हैं कि एक सिल्क क्लॉथ के पास 20 प्रोटॉन्स हैं और 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि एक प्रोटॉन पे इतने वैल्यू का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे भी सेम नेगेटिव वैल्यू का चार्ज है, तो इस पे नेट चार्ज 0 होगा स्टार्टिंग में। तो जब नेट चार्ज 0 होता है तो हम उसे न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो स्टार्टिंग में ग्लास रोड भी न्यूट्रल था। और मान लेते हैं कि ग्लास रोड के पास 15 प्रोटॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे भी नेट चार्ज क्या था? 0। तो दोनों न्यूट्रल थी। अब मान लेते हैं कि हम इनको एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं। तो जब हम इनको रब करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। तो मान लो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में चले गए। लेटर से समझने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये बैलेंस बिगड़ गया। अब इसके पास 20 प्रोटॉन है लेकिन 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उस पे 15 प्रोटॉन रहेंगे और 12 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे क्योंकि इसने 3 लूज कर दिए। अब क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस नेचर का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, तो हम कहेंगे कि सिल्क क्लॉथ पे -3 यूनिट का चार्ज आ गया क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। और ग्लास रोड पे +3 यूनिट का चार्ज आ गया क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो दोनों बॉडीज जो स्टार्टिंग में न्यूट्रल थी वो चार्ज बॉडीज में बदल गई। किस में बदल गई? चार्ज बॉडीज में बदल गई। नोट करो इसे।
राइट। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये तो मैंने एग्जांपल से समझाया कि हमने ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ को रब किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क। ऐसे हम और भी बहुत सारे पेयर बना सकते हैं, जैसे फर और कैट स्किन, जो फर होती है किसी भी जानवर की, डॉग की फर हो गई, कैट की फर हो गई, तो ऐसे हेयर हो गए, हमारे हेयर हो गए। तो ऐसी कोई भी चीज को अगर हम एक एबोनाइट रोड से रब करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एबोनाइट रोड में। और जो वूलन क्लोथ हैं, ठीक है, अगर हम उनको भी रब करते हैं, एम्बेर एक तरह का रेजिन होता है, रबड़, प्लास्टिक, इन मटेरियल से, तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह से सबसे बेसिक तरीका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का है या उनको चार्ज प्रोड्यूस करने का है वो है फ्रिक्शन। इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि हम फ्रिक्शन से चार्ज बना रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक आ गया समझ में चार्ज पार्टिकल क्या होता है और कैसे हम एक न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज बॉडी में बदल सकते हैं। सिंपली हमने रब करना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई जो चार्ज पार्टिकल है वो ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में क्यों गए? उल्टा भी तो हो सकता था ना कि इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ से ग्लास रोड में आ जाते। तो वो कौन सी फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि ये लूज करेगा ये गेन करेगा? उल्टा भी तो हो सकता था ना, लेकिन उल्टा होता नहीं है। अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो हमेशा ग्लास रोड ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सिल्क क्लॉथ ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो कौन सा फैक्टर होता है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर होंगे किस मटेरियल में, उसको उसकी वर्क फंक्शन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन वैल्यू। थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहो साथ में, मतलब बिल्कुल लिखने में इतना भी बिजी नहीं हो जाना है कि भी समझना बंद कर देना, बट थोड़ा सा है ना कि वर्क फंक्शन वैल्यू। तो वर्क फंक्शन वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन को उसका न्यूक्लियस पकड़ के रखता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज है, तो इनके खुद के बीच में चार्ज फोर्स लग रही है, तो उसे वो होल्ड करके रखता है। और इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी होती है अपने शेल में, जिसको टोटल एनर्जी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की, जिससे वो रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास होती है, अगर हम उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दें तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, मतलब अपने अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाता है। तो उसके लिए हमें जो उसकी एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको उसकी वर्क फंक्शन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो क्या इसके बारे में लिखेंगे? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट होता है आजाद कराना, लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही नेगेटिव लिख देते हैं, टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स न्यूक्लियस, ताकि हम उसके न्यूक्लियस के प्रभाव से उसे आजाद कर सकें। तो उसके लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है वो उसकी वर्क फंक्शन वैल्यू कहलाती है, राइट। अब ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि वो ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में क्यों गए, क्योंकि जो वर्क फंक्शन वैल्यू ग्लास रोड की थी वो कम थी जो वर्क फंक्शन वैल्यू सिल्क क्लॉथ की थी। तो जब हमने उन्हें रगड़ा, फ्रिक्शन पैदा किया, तो ग्लास रोड की एनर्जी वैल्यू पहले मिल गई, तो ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और सिल्क क्लॉथ ने उतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो कहने का मतलब यह है कि जिसकी वर्क फंक्शन वैल्यू लो होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसकी वर्क फंक्शन वैल्यू ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहां तक क्लियर है वर्क फंक्शन वैल्यू क्या होती है, राइट। पढ़ा जा रहा है ठीक ठीक?
हाँ नो रहेगा, थोड़ा बैसाखी तक है यहाँ पे। पानी देना। थोड़ा सा हुआ है, बहुत बेसिक सा है। अभी तक जो हुआ है मैं फटाफट क्विकली रिवाइज करा देता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे ही लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं आपको अगर जैसे लेट हो तो लिंक भी भेज दूंगा, जो रिकॉर्ड मिस हुआ है वो आप सुन सकते हो एज इट इज। तो अभी मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है प्लस टू में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे इतने वैल्यू का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतने वैल्यू का पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। स्टार्टिंग में कोई भी मटेरियल न्यूट्रल होता है, जैसे एक सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब अगर इसके पास 20 प्रोटॉन है 20 इलेक्ट्रॉन है तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। सिल्क ग्लास रोड में भी नेट चार्ज जीरो था, लेकिन जब हमने रब किया ऐसे, तो रब करने से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क। ग्लास रोड ने लेटर से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो ये बैलेंस बिगड़ गया। इसके बाद 15 प्रोटॉन रह गए और 12 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो +15 -12 +3 यूनिट का चार्ज आ गया। और सिल्क क्लॉथ के पास 20 प्रोटॉन है, अब 23 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो -3 यूनिट का चार्ज हो गया, यानी कि दोनों चार्ज बन गए। ऐसे हम बहुत सारे मटेरियल के पेयर बना सकते हैं जिनको रब करने पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। जैसे ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में गए। फर या कैट स्किन या हमारे हेयर, उसको एबोनाइट रोड या किसी प्लास्टिक की कंघी से रगड़ते हैं तो हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन कंघी में चले जाते हैं। वूलन क्लॉथ को भी अगर हम एम्बर, रबर या प्लास्टिक ऐसे मटेरियल से रब करते हैं तो वो भी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह से चार्ज पैदा करने को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब मैं ये बता रहा था कि भी वो कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि भाई कि इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में ही गए, उल्टा क्यों नहीं गए। वो वैल्यू है वर्क फंक्शन वैल्यू। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ होता है एक एनर्जी से, जिसे टोटल एनर्जी कहते हैं उसकी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की। अगर हम उतनी एनर्जी उसे प्रोवाइड कर दें तो वो आजाद हो जाता है। तो वर्क फंक्शन वैल्यू वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे हम लिबरेट मतलब आजाद करा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस के प्रभाव से। अब क्योंकि ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन जल्दी आजाद हो गए, तो इसका मतलब जो वर्क फंक्शन वैल्यू ग्लास रोड की रही होगी वो लेस देन होगी वर्क फंक्शन वैल्यू सिल्क क्लॉथ की। क्लियर है? यहां से ज्वाइन कर लो तुम दलजीत। ओके, तो अब मैं बताने जा रहा हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा, क्योंकि ये ग्रीक लेटर वर्ड है। क्वांटा का मतलब होता है पार्टिकल, कि चार्ज को एक पार्टिकल माना गया है, बेसिक पार्टिकल, राइट। और जो सबसे बेसिक पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको फर्दर हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो वो ये बोलता है कि क्योंकि जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो बेसिक पार्टिकल है, जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा वो उस बेसिक चार्ज पार्टिकल का हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल मल्टीपल कहते हैं कि उसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, उसकी वैल्यू 1.5 2.72 ऐसी फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं। जैसे आप स्टूडेंट भी पार्टिकल, तो अगर क्लास में या तो 2 स्टूडेंट आएंगे या 3 आएंगे या 4 आएंगे या 6 आएंगे, 6.5 स्टूडेंट तो नहीं आ सकते क्लास में, ठीक है, क्योंकि हर हर ह्यूमन बॉडी एक इंडिविजुअल बॉडी है। हम उसको एक ही काउंट करते हैं, आधा पौना तो नहीं काउंट करते किसी आदमी को, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? द चार्ज ट्रांसफर्ड from one body to another
हाँ जी, तो इसी नॉलेज को मैंने शब्दों का रूप दे दिया। तो कहता है कि जो चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होता है जो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। और इसका फार्मूला बनेगा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। एन यहाँ पे 1 2 3 4 हो सकता है, बट एन कैन नॉट बी 1.5 2.72 एक्सेट्रा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दुनिया का सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, हम उसके फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते। हाँ जी, समझ में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, न्यूमेरिकल करते हैं, उससे समझते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ हाँ जी, ये एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। वो कह रहा है कि 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकंड एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो बताओ कितना टाइम लगेगा उसको 1 कूलम का चार्ज लेने के लिए। 10 की पावर 7 electrons are transferred per second to a body from the another body. Then how much time is needed to acquire a charge of 1 coulomb? हाँ जी, राइट। ये कुछ कुछ बाल्टी में पानी भरने की तरह आ गया कि अब नलकी में से इतने ml पानी पर सेकंड जा रहा है। तो बताओ अगर 10 लीटर बाल्टी है तो उसको पूरा पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाएं, पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। अब वही क्वांटाइजेशन का फार्मूला लगा देंगे। वी नो जितना भी चार्ज एक बॉडी लेती है वो n इंटू ई का प्रोडक्ट होती है। अब हमने चार्ज एज पर क्वेश्चन देना है 1 कूलम, कैपिटल एन हमें पता नहीं, और चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड हमें पता है, वो एक स्टूडेंट को लर्न रखना है। तो हम यहां से कैपिटल एन के लिए सॉल्व कर लेंगे। 1 ओवर 1.6 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 90। तो हमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, तो 1 कूलम का चार्ज आएगा। अब हमें यह भी दे रखा था कि हर एक सेकंड में 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो हम यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे फॉर ट्रांसफरिंग 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स। टाइम नीडेड इज 1 सेकेंड। अगर हमें 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं तो हमें कितना समय चाहिए, 1 सेकेंड। अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होता तो हमें कितना टाइम चाहिए होता, 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 7। और हमने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, 1 ओवर
कितने इलेक्ट्रॉन, तो कितना टाइम चाहिए होगा 1/10⁻⁷ इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, अब बस इसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। जैसे अगर मैं 1.6 का डेसिमल हटाता हूं तो ये 10/16 लिखा जाएगा। अगर और देखो नीचे नीचे ये 7 पावर है, ये -19 पावर है। 7 - 19 -12 होती है। इस पूरी वैल्यू की तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है ना, किसकी? ये 1/1.6। हाँ 0.625। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। हाँ 1/, भी ठीक बोला। तो ये 7 - 19 -12 हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर जाके +12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +12। फोन बज रहा था ना, स्कूल तो आई नहीं। ठीक है, तो आगे तो बस 2 5 10, 2 8 16, 5/8 0.625 होता है। तो अगर मैं डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। तो हमें इतना टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन अप टू दिस पॉइंट? कर लिया नोट? चले आगे। ओके, उसके बाद चार्ज पढ़ने के बाद, ये पढ़ने के बाद नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कूलोम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बता रहा हूं? कूलोम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब कूलोम ने 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को मेजर किया, क्योंकि चार्ज एक्वायर करने से एक एबिलिटी आती है कि वो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगा सकता है, राइट? लेकिन ये कितनी फोर्स लगाएगा, ये सबसे पहले एक फिजिस्ट ने मेजर की थी, कूलोम ने। तो वो हम कूलोम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कूलोम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, इसको समझो। ये मान लो 2 चार्ज बॉडीज हैं, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। इस पे कुछ चार्ज दिया हुआ है Q1, चार्ज का सिंबल Q लेटर होता है फिजिक्स में। इस पे चार्ज दिया हुआ है Q2 और इनके बीच में सेंट्रल डिस्टेंस है R, राइट? अब कूलोम लॉ ने ये एक्सपेरिमेंट करके मेजर किया था कि जिस वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगाएगा, वो एक तो डिपेंड करेगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्ज बॉडीज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज, सेंट्रल डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली, जो नीचे आता है उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और जो ऊपर आता है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सेंट्रल डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? अब फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनल आता है तो प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू बदलने के लिए कांस्टेंट भी बनता है। तो यहां पे जो कांस्टेंट बनता है उसको जब उसने मेजर किया तो उस वैल्यू को उसने इस नंबर से किया, 1/4πe0। तो ये कूलोम्स का पूरा फार्मूला बन गया कि जिस फोर्स से 2 चार्जेस एक दूसरे को ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो इस फार्मूला, अब ये फार्मूला बन गया, वो उसे किससे देखा जाएगा? 1/4πe0। इसे E0 कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2/r²। ये जो एब्सोल्यूट नॉट है, इसका जो नाम है, इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस और एयर। तो ई एब्सोल्यूट नोड या ई नोड, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम ई नोड बोल देते हैं। तो इसमें जो ये एब्सोल्यूट नोड है, इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। और इसकी वैल्यू भी होती है जो आपको याद रखनी है। तो इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है। और इसके यूनिट आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हो, हो जाएगा कूलोम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। कूलोम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। सर एक रिपीट करना है, क्या था एफ, कैपिटल एफ तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा है। या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे वो फोर्स इस फार्मूले से देखी जाएगी। अब क्योंकि पाई भी कांस्टेंट है तो 1/4 पाई ई नोड की भी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो 1/4 पाई ई नोड की जो फिक्स वैल्यू होती है वो इतनी होती है। ये दोनों वैल्यू एक स्टूडेंट को लर्न रखनी होती है यूनिट के साथ। तो अगर आपसे कोई एब्सोल्यूट नोड की वैल्यू पूछे तो वो है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। और अगर आपसे कोई 1/4 पाई ई नोड की वैल्यू पूछे तो वो है 9 इंटू 10 की पावर 9। इसके एसआई यूनिट लगभग सेम है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो पावर नेगेटिव थी मैंने उनको प्लस में लिख दिया, और जो पावर प्लस में थी उसको माइनस में लिख दिया। तो इस तरह से मतलब ये दोनों वैल्यू क्लियर है। तो ये कूलोम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन गया कि कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी वो इस फार्मूले से अब ये फार्मूला इससे देखा जाए। ये फोर्स एयर में लग रही है, फोर्स इन एयर। ठीक है, कि बीच में हवा है। कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेकर आओ या नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके आओ तो वो रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट करें। ठीक है, जैसे मान लो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो जो फोर्स 1 पे ड्यू टू 2 लगेगी वो रिपेल ऐसे बाहर की तरफ को लगेगी, और जो फोर्स 2 पे लगेगी 1 के द्वारा वो इसके बाहर को तरफ को लगेगी। तो F12 Q1 के लेफ्ट साइड लग रही है और F21 Q2 के राइट साइड लग रही है। F12 यहां पे मतलब होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2, और F21 होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज होंगे, जैसे मान लो A पे प्लस Q1 है और B पे माइनस Q2 है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे को हो जाएगी और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी इधर को हो जाएगी।
क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। सेकंड पॉइंट, F12 is always equal to minus of F21, means action reaction forces, जितनी फोर्स 1 2 पे लगाता है उतनी ही फोर्स 2 1 पे लगाता है, विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल वैल्यू की फोर्स लगाएंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। वो यहां से भी नजर आ रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी, force between two charges is medium dependent। जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगेगी वो मीडियम डिपेंडेंट होगी। क्या होगी? मीडियम डिपेंडेंट। मीडियम लाइक उनके बीच में सॉलिड है कि लिक्विड है कि कोई नाइट्रोजन गैस है कि सिंपल एयर है। तो वो फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। क्या है? मीडियम डिपेंडेंट। ठीक है। अब जो अभी मैंने ऊपर कूलॉम्स लॉ का फार्मूला लिखा है वो तो हमने तब लिखा है जब चार्जेस के बीच में एयर हो। लेकिन यहां पे हम तीसरी प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं कि भी मीडियम डिपेंडेंट है। इसका मतलब कोई और मीडियम होगा तो कोई और फार्मूला होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि अगर उनके बीच में कोई और मीडियम हो अदर देन एयर तो कूलॉम्स लॉ में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। %99 फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ जो चेंज आएगा वो नीचे पहले ई नोट आ रहा था, एब्सोल्यूट नोट, अब ई एम आ रहा है। क्या आ रहा है? ई एम। आपने वो ओ हटाकर एम वर्ड लगा दी और ई एम का जो नाम है उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कि उस मीडियम की परमिटिविटी वैल्यू क्या है जिसमें डुबोया हो। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि ये तो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करेगा। क्योंकि सॉलिड भी तो कितने टाइप का होता है, पेपर सॉलिड है, प्लास्टिक सॉलिड है, रबड़ सॉलिड है, लिक्विड भी कितने टाइप का होता है, वाटर है, ऑयल है, टर्पेंटिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है। तो सबकी परमिटिविटी वैल्यू अलग अलग होती है। तो कूलॉम्स लॉ किसी और मीडियम में इस फार्मूले से देखा जाता है 1/4/em Q1 Q2/r²। बाकी सब फार्मूला सेम है, सिर्फ नीचे ई नोट की जगह em आ गया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है। अब हम कई बार क्या करते हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी से कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को उस मीडियम एयर के मुकाबले कंपैरिजन करके लिखते हैं, रेशो में लिखते हैं, तो उसे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कहलाते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है
relative permittivity is equal to em by e naught. Permittivity value of the medium to permittivity वैल्यू ऑफ द एयर। ठीक है, क्योंकि अगर हम रिलेटिव का सिंपल मतलब करें तो रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपैरिजन। जब हम रिलेटिव कहते हैं तो इसका मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेयर उस मीडियम की वैल्यू को एयर की वैल्यू से, कि वो बड़ी आ रही है उसके मुकाबले छोटी है कि बराबर है, तो उसे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और तो आप रिलेटिव परमिटिविटी कहो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो, ठीक है। चलो, तो ये फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, मतलब पानी में अलग फोर्स लगेगी, हवा में अलग फोर्स लगेगी, पेट्रोल में अलग फोर्स लगेगी, वैल्यू में। फार्मूला तो लगभग सेम ही है। अब हमने पढ़ लिया कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो em बाई ई नॉट लिखा जाता है। इसका मतलब हम em को ई नॉट इंटू ई आर भी लिख सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ये वाले फार्मूले में क्या करता हूं, em की जगह ई नॉट इंटू ई आर लिख लेता हूं, क्योंकि वो बताया ही है कि ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर em की जगह ई नॉट इंटू ई आर हो जाए तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ई आर को छोड़कर अगर मैं ये वाली वैल्यू की बात करूं, जिसे मैंने ये ब्रैकेट सी में डाल दिया है, तो ये तो फोर्स एयर के बीच में थी। किसके बीच में थी? तो ये अपने आप में एक कंक्लूजन आ गई कि अगर हम दो चार्जेस को एक मीडियम में डिप कर देते हैं तो फोर्स एयर के मुकाबले 1 बाई ई आर रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 1 बाई ई आर। इसमें ये जो ई डालना है ना, ये ई नहीं डालना, एक्चुअली में इसको ऐसे सी की तरह डालना है, सी और फिर लाइन खींचनी, सीधा ई नहीं लगना, क्योंकि आगे जाकर कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल आने वाला है। तो ऐसे ना हो कि आप फिर कंफ्यूज हो जाओ कि भी ये भी ई वो भी क्या है। तो ये थोड़ा ऐसे सी डालकर बीच में लाइन खींचनी। जैसे वाटर का जो ई आर और के वैल्यू है वो 80 है। कितनी है? 80। इसका मतलब अगर हम दो चार्जेस को एयर के मुकाबले वाटर में डिप कर दें सेम डिस्टेंस पे ही, तो फोर्स वाटर मीडियम में एयर मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ 1 बाई 80 रह जाएगी। क्या रह जाएगी? 1 बाई 80। बहुत वीक हो जाएगी, क्योंकि ई आर या के वैल्यू, ई आर अभी ऊपर बताया रिलेटिव परमिटिविटी, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 80 होती है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को वाटर में डुबोने पर जो फोर्स है वो एयर के विद रिस्पेक्ट टू 1 बाई 80 रह जाए। ये समझ में आ गया? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कूलोम्स लॉ फोर्स और उसकी। अब हम अगेन एक दो क्वेश्चन करते हैं कि कूलोम्स लॉ पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं? क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कूलोम्स लॉ पे मैं करवा रहा हूं वो ये है कुछ
सॉरी, हाँ जी, ये क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। कह रहा है 3 चार्जेस को प्लेस किया गया है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल एज शोन। आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है चार्जेस पे जो कि बी और सी पे रखे गए। तो आप देख रहे हो फिगर में कि आपको ए बी और सी पे तो 3 चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स उन चार्जेस पे निकालनी है जो बी और सी पे रखे गए हैं, बी और सी पे पड़े, राइट। अब कैसे करना है ये न्यूमेरिकल अगर आए पेपर में, तो सबसे पहले हम अपनी आंसर फिगर बना लेते हैं। ये तो मेन फिगर थी। तो अगर मान लो मैं इसी फिगर को दोबारा बनाऊं, तो ये एग्जामिनर ने ट्रायंगल दी हुई थी, तो यहां प्लस क्यू चार्ज था बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे भी प्लस क्यू चार्ज था और सी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज था। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी निकालना है। सबसे पहले मुझे बताओ बी पे कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, ऑफ कोर्स अदर देन बी, ए एंड सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो कि बी पर ए और सी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। दलजीत, जो ए है वो बी पे किधर को फोर्स लगाएगा? ऑपोजिट, मतलब ऐसे बाहर की तरफ को। तो जो फोर्स बी पर लगेगी ए के द्वारा वो ऐसे बाहर को लगेगी। एग्री करते हो? हाँ जी दिलप्रीत, उसी बी पर सी कहां को फोर्स लगाएगा? अंदर को, यानी कि ऐसे। तो जो फोर्स बी पर सी के द्वारा लगेगी वो इधर को लगेगी। ये सारे एग्री करते हो? हाँ जी, तुम्हारा क्या नाम है? प्रभनूर। अब सी पे जो माइनस क्यू है यार, उस पे भी बताओ कि जो ए और बी है वो कहां फोर्स लगाएंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। सी पे पहले ये बताओ कहां फोर्स लगाएगा? इनवर्ड, मतलब अपनी तरफ। तो ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इधर को लगेगी। हाँ जी, दूसरा चार्ज कहां फोर्स लगाएगा? बी, मतलब बाहर को, इधर को, मतलब नहीं, क्यों बाहर को क्यों? देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है बेटे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अंदर को फोर्स लगाएगा। हाँ जी, पहले तो मुझे बताओ ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना आ गया या इसमें डाउट है? ऐसी केस तो नहीं है। जब भी न्यूमेरिकल आएगा सबसे पहले डायरेक्शन निकालना है। आपने अगर डायरेक्शन नहीं निकाला तो फिर वो न्यूमेरिकल आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए वही रूल, अगर तो लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे सेंटर लाइन के अलोंग, और अनलाइक चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये डायरेक्शन तो मैंने निकाल ली। आल्सो इन चारों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल होगा। आपस में क्या होगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि इन चारों की वैल्यू में वो जब हम कूलम्स लॉ यूज करेंगे तो वो होता है 1/4/E0 मॉडुलस ऑफ Q मॉडुलस ऑफ Q2/R²। अब सब पे चार सेम वैल्यू का है मॉडुलस में,
इस पे भी क्यू है, उस पे भी क्यू है, उस पे भी क्यू है, और डिस्टेंस भी सेम है आर एल स्क्वायर। तो इसका मतलब चारों का आंसर बराबर आएगा वैल्यू में। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू थोड़ी ट्रिकी सी है तो मैं इसे अभी एफ से कह देता हूं। एफ से का मतलब मैं इतनी बड़ी वैल्यू का नाम एफ रख देता हूं, है। किसी का नाम थोड़ा ट्रिकी होता है तो हम उसका एक शॉर्ट नेम रख देते हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम मुरलीधरन विश्वनाथन है तो हम उसे एमवी बुलाना शुरू कर देते हैं शॉर्ट नेम से। तो यहां पे भी हमने इसका नाम एफ रख दिया। क्या रख दिया? एफ। एफ सी मतलब मान लो या कह दो। यहां तक क्लियर है? अब हमने नाउ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ऑन चार्ज केप्ट एट बी। जो हमारा क्वेश्चन था कि जो बी पे चार्ज पड़ा है उस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना। अब जो रिजल्टेंट फोर्स बी चार्ज पे लगेगी वो हमने +1 में दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला लिखा था, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ 2ab इंटू कॉस थीटा, राइट। अब क्योंकि ये सब बराबर है, जिसको मैंने एफ बोला है तो मैं सबके जगह एफ एफ कर दूंगा। और इनमें एंगल कितना बनेगा? अगर आप देखो तो इनमें ये वाला एंगल बन रहा है दोनों फोर्स के बीच में, तो इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल 120 बनेगा। कितना बनेगा? क्योंकि यहां से इक्वल एंगल है 60 हो जाएगा, तो यहां से 120 हो जाएगा, तो इनमें एंगल 120 होगा। समझ में आया ये 120 कैसे हो गया? अब इसे हम मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। एक्चुअली cos 120 माइनस हाफ होता है बिकॉज cos 120 डिग्री इज माइनस। अगर नहीं थी वैल्यू याद तो आपसे याद रख लेना। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2f स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर, तो ये अंडर द रूट एफ स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि f। और f हमने इस वैल्यू को बोला था, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया कि जो रिजल्टेंट फोर्स बी चार्ज पे लगेगी वो कितनी लगेगी? 1/4 पाई ई नोट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब हम बिल्कुल सेम लॉजिक से रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट सी बी निकाल लेंगे। चलो उसकी वैल्यू यही आएगी। थोड़ी सी अलग आएगी क्योंकि उनमें एंगल cos थीटा चेंज हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। वो भी चेंज हो जाएगा। अब अगर आप फिगर देखो तो उन दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है।
तो इसलिए अब एंगल 120 नहीं होगा, एंगल 60 डिग्री होगा, और cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब √3f² आएगा। √3f² का मतलब √3 इंटू एफ, मतलब √3 इंटू 1/4πe0q²/L²। तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, तो ये एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कूलॉम्स लॉ पे। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? 2 चार्जेस 4q and q are placed 30 centimeter apart on a line। ठीक है, एक सीधी लाइन में 2 चार्जेस रखे हुए हैं, आपको पोजीशन बतानी है एक और चार्ज को जहां पे रखा जाए, such that it experiences no force, it experiences no। हम लेट कर लेते हैं कि वो जो 2q चार्ज है वो C पॉइंट पे रखा हुआ है, और उसका डिस्टेंस A से x है, तो वही निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस C चार्ज पे जो A और B फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। हाँ जी, C पे A फोर्स इधर को लगाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A इधर को हो जाएगी बाहर, रिपल्सिव फोर्स, और उसी C पर ये जो B है वो इधर को फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A राइट साइड लगेगी लाइन पे, और फोर्स ऑन C ड्यू टू B लेफ्ट साइड लगेगी लाइन पे। एग्री करते हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो ये रिजल्टेंट फोर्स चाहिए वो 0 चाहिए, तो FCA प्लस FCB का सम 0 होना चाहिए, भी नेट फोर्स 0 लगेगी, और FCA इज इक्वल टू माइनस ऑफ FCB, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो C पे A फोर्स लगा रहा है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए जो C पे B लगा रहा है। अब C और A के बीच में कितनी फोर्स लगेगी कूलॉम्स लॉ से? 1/4πe0 मॉडुलस ऑफ जो C पे चार्ज है 2q, जो A पे चार्ज है 4q, डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और वो बराबर हो जाएगी, इसको एक्चुअली में मॉडुलस में लेंगे, तो मॉडुलस में लेके क्या होता है कि हम नेगेटिव को भी प्लस लिखते हैं, तो हो जाएगा 1/4πe0
4 पाई ई नॉट। अब सी और बी में कितनी फोर्स लगेगी, 2q इंटू क्यू बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। सर ऊपर भी लिखेंगे मॉडुलस प्लस? नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर वेक्टर सम 0 है। ठीक है, तो ये मैंने कूलोम्स लॉ का फार्मूले लगा दिया दोनों के लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। 1/4 पाई नोट से पूरा 1/4 पाई नोट कट रहा है, 2q से 2q कट रहा है, क्यू इवन क्यू से कट रहा है। तो अगर ये सब कुछ कट जाएगा तो बचेगा 4/x² इज इक्वल टू 1/30 माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहां तक देखो, और कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट स्टेप में हम x² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको लिखा जाएगा 4 और ये स्क्वायर यहां आके अंडर रूट हो जाएगा। तो ये मैंने मैथ्स के 2-3 स्टेप्स की हैं। अब हम इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब यहां से 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2 बराबर आ गया x/30 माइनस x। तो इसे मैं x के लिए मैथमेटिकली सॉल्व कर लेता हूं। तो ये हमने x निकाल लिया कि हमें उस चार्ज को 20 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर। अब इस न्यूमेरिकल में क्या था कि जो एंड पे चार्ज थे दोनों पॉजिटिव थे। यहां +4q था, इधर +q था। तो हमें जो पॉइंट मिला जहां पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी वो उनके बीच में मिला। लेट अस से मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या कि जो चार्जेस हैं वो मैं बोलूं सेम वैल्यू के, बट एक का साइन उल्टा कर देता हूं। अब ए पे -4q पड़ा है और बी पे q पड़ा है पहले की तरह, और इनके बीच में डिस्टेंस भी मान लो पहले वाला ही ले लेता हूं, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो लेट अस से हम पिछले क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दें। क्या चेंज है वो आप देख रहे हो कि अब ए पे जो चार्ज है वो +4q नहीं है, -4q है। ठीक है, अब फिर से आपको फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन where a third charge 2q be placed so that it experiences no net force, no net force पहले की तरह है। हाँ, तभी मैंने अलग बनाया ना क्वेश्चन। अब देखो, अगर एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है तो वो बीच में पॉइंट मिल ही नहीं सकता, बीच में पॉइंट होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लो कि बीच में रखेंगे तो ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, तो दोनों की फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगी, तो वो कभी 0 दे ही नहीं सकते रिजल्टेंट। अब इसका मतलब वो मिलेगा तो इस लाइन पे, लेकिन कहीं बाहर मिलेगा, राइट। अब वो कहां मिलेगा, वो ए की तरफ मिलेगा या बी की तरफ मिलेगा, वो छोटे वैल्यू चार्ज की तरफ मिलेगा। तो मान लो हम 2q को क्यू से x डिस्टेंस दूरी पर रख देते हैं।
इसके लिए चलो हम आंसर फिगर अलग से बना लेंगे। ये हमारी मेन फिगर थी, क्वेश्चन फिगर। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया समझ में। अब मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। अब क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, तो हमें बीच में नहीं मिल सकता पॉइंट, क्योंकि बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जहां पे रिजल्टेंट फोर्स 0 लगे। ठीक है दलजीत? तो वो पॉइंट मिलेगा तो लाइन पे, लेकिन बाहर मिलेगा। ठीक है? और वो छोटी वैल्यू की तरफ मिलेगा। तो मान लो हमने छोटी वैल्यू की तरफ एक सी पॉइंट ले लिया जो कि एक्स डिस्टेंस पे था। मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड में वैल्यू देख रहे हैं। इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में 4 क्यों है, इसकी क्यों है। अब मैं इसका भी आंसर दे देता हूं कि वो छोटी वैल्यू की तरफ ही क्यों मिलेगा, बड़ी वैल्यू की तरफ क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि छोटी वैल्यू का चार्ज कम है तो डिस्टेंस भी कम होना चाहिए। बड़ी वैल्यू का चार्ज बड़ा है तो अगर डिस्टेंस ज्यादा भी होगा तो वो ठीक ठाक फोर्स लगा लेगा। ठीक है? क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर के, तो जितना अगर छोटी वैल्यू है तो उसके नजदीक रखना पड़ेगा। अब पहले वही डायरेक्शन देख लो सी पर, ए और बी की। अब सी पे ए किधर को फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए अंदर पुल करेगा और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी पुश करेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो फिर से जैसे हम पहले करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी ए बराबर आ जाएगा, या पहले मैग्नीट्यूड मत लिखो, तो एफ सी ए प्लस एफ सी बी का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। यानी कि एफ सी ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी बी। यानी कि मॉडुलस ऑफ एफ सी ए मस्ट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एफ सी बी। राइट? आगे आप मेरे को करके दिखाओगे। बस आप एफ सी ए और एफ सी बी का वही पहले क्वेश्चन की तरह फार्मूला लगाओ और एक्स के लिए सॉल्व करो। चलो आज के लिए इतना ही है। एक्स के लिए सॉल्व कर लेना, सॉल्व फॉर एक्स, और अगर आप सही सॉल्व करोगे तो ये 30 सेंटीमीटर फ्रॉम बी आएगा। यानी कि उसको बी से कितने सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसको रिवाइज कर लेना घर में।